हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। आज हम इकोनॉमी का नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे। इसमें हम ट्राई करेंगे कि क्या क्या इसमें चीज़ें आती हैं। हमेशा हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं जीडीपी इतने परसेंट ग्रोथ की, जीडीपी नॉमिनल रेट इतना है, जीडीपी रियल वैल्यू इतनी है, परचेजिंग पावर पारिटी होती है, पर्सनल इनकम होता है, फिर उसके बाद नेट नेशनल इनकम होता है। ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। कॉन्टेक्स्ट क्या है ये मैं बता देता। द हिंदू में एक आर्टिकल आया हुआ है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने स्टेटमेंट एक दिया था ऑन द इंडिपेंडेंस डे पे। उन्होंने कहा कि इंडिया की आने वाले समय में कुछ रैंक की इकोनॉमिक बन जाएगी, मतलब दूसरी तीसरी चौथी जो भी है। तो उसमें जो आर्टिकल आया हुआ है द हिंदू में, वो कह रहा है कि वो गलत नहीं है लेकिन रियलिटी से परे है। रियलिटी से परे का मतलब यहाँ पे ये है कि वो नॉमिनल जीडीपी के बारे में लेकर के बात कर रहे हैं, ना कि रियल जीडीपी को लेकर के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ हम जो आज डिस्कस करेंगे, नेशनल इनकम की पूरी स्टोरी आज पढ़ेंगे। पहली बार कब शुरू किया गया था, पहली बार ऑफिशियल कब नेशनल इनकम का कैलकुलेशन शुरू हुआ, पहली बार साइंटिफिक नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कब से शुरू हुआ। हम हमेशा बात करते हैं, जब मॉडर्न इंडिया को पढ़ते हैं, कि जो दादा भाई नौरोजी थे उनकी एक बुक्स थी और उनकी एक थ्योरी भी थी, जिसको हम कहते हैं बुक्स पॉवर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसके बाद वो पहले व्यक्ति थे इंडिविजुअल नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और आगे क्या। यूपीएससी ने सवाल भी पूछा था कि कौन जो कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट पहली बार किया था। ये सारी चीज़ों को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करेंगे ये इसको देख लेते हैं। इकोनॉमी एंड इकोनॉमी, नेशनल इनकम, हिस्टोरी ऑफ नेशनल इनकम इंडिया, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अंडर द नेशनल इनकम, रियल वैल्यू वर्सेस नॉमिनल वैल्यू ऑफ द जीडीपी को बारे में बात करेंगे, ट्रांसफर पेमेंट, अदर वेरिएंट मेथड। इतना पार्ट हम पार्ट वन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट वन में डिस्कस करेंगे और इतना जो रेस्ट बन रहा है इसको हम जो है कि पार्ट टू में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पार्ट टू में करके हम दो पार्ट में करेंगे, क्योंकि मुझे आसानी हो पाए कि टाइम मिल पाए और आपके पास भी स्पेस मिले कि अच्छा एक पार्ट हम समझ गए हैं, कुछ थोड़ा सा रियलाइज कर ले, फिर उसके बाद दूसरा पार्ट हम डिस्कस करें। मैं तो ऐसे चाहता, मैं तो एक डेढ़ घंटे में पूरा सिलेबस कवर कर सकता था, बट दिस इज नॉट मतलब क्रूसियल, या फिर बोल सकते हो अप्रोप्रिएट टाइप की आप एक ही क्लास को बहुत बढ़ा लीजिए। यहाँ पे जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले अगर देखें आप, हम जो डिस्कस करें इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जिसको आप बोल सकते हो, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये सोशल साइंस कंसर्न्स विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस की बात करते हैं। ये स्टडी जो करती है, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। जब हम इकोनॉमी एम वाई वाला बात करें वो अलग चीज़ आएगी। ये स्टडी क्या क्या करती है, इंडिविजुअल, बिजनेस, गवर्नमेंट और नेशनल मेक को बात करती है, जो एलोकेट करते हैं रिसोर्स सेटिस्फैक्शन वांट टू नीड। इसको इकोनॉमिक्स जनरली क्लासिफाई किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक एंड, आप बोल सकते हो मैक्रो। एक जैसे इकोनॉमी इकोनॉमिक्स दो दो तरह की क्लासिफाई किया जाता है। एक आपका माइक्रो इकोनॉमिक होगी, इकोनॉमिक्स होगी, और एक होगी आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप समझिए। ठीक है, अब इसमें डिफरेंसेस क्या होता है। ये कंसर्न बिहेवियर ऑफ द एग्रीगेट इकोनॉमी, ये क्या करती है आपकी मैक्रो बिहेवियर, बिहेवियर की बात करती है। लेकिन अगर हम मैक्रो की बात करते हैं, फोकस इंडिविजुअल पे बात करती है, इंडिविजुअल की बात करते हैं, ये लार्जली बात करती है एक कलेक्शन में। ठीक है, बिजनेस की बात करते हैं। अब हम आते हैं इकोनॉमी की बात करते हैं। इकोनॉमी क्या बात करती है,
इंटर रिलेटेड प्रोडक्शन और द कंजम्पशन, ये जो कि इंटरलिंक होती है। इसमें प्रोडक्शन क्या होता है और कंजम्पशन क्या है। कंजम्पशन, प्रोडक्शन, और यही वाली इकोनॉमी हम जनरली फॉलो करते हैं। हम जब पढ़ते हैं अपने यूपीएससी के लिए इकोनॉमी जो कि पढ़ते हैं, ना कि इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। जब आप ऑनर्स से पढ़ेंगे अपने एकेडमी में, तो आपको जनरली इकोनॉमी, ये मैक्रो एक होती है, मैक्रो, इसको करके हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हो गई। इसके बाद अगर हम आगे चलें कि टाइप ऑफ इकोनॉमी कितनी तरह की होती है, टाइप ऑफ इकोनॉमी कितने तरीके की होती है, इसके बारे में। ये 3 से 4 तरीके की होती है। यहाँ पे देखिए आप, एक मार्केट है, नॉन मार्केट है, मिक्स इकोनॉमी। मार्केट को अगर आप बात करें कि डिटरमाइंड ऑफ द अनरिस्ट्रिक्टेड कंपटीशन, इसमें मतलब डिमांड बेस्ड, आप इसको चाहें तो आप कैपिटलिस्ट भी बोल सकते हैं, कैपिटलिस्ट टाइप की बोल सकते हैं। और नॉन मार्केट की बात करते हैं, नॉन मार्केट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। और मिक्स की बात करेंगे, गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन होता है और प्राइवेट एक्टर का भी पार्टिसिपेशन होता है। बात समझिए इसमें, ओके। तो ये आपको हमेशा अगर पता है तो हम बात करके चलिए मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, या फिर नॉन मार्केट की बात कर लेंगे। नॉन मार्केट में बात जब हम करेंगे तो इसमें ये चीज़ हम डिफाइन करते हैं कि सोशलिज्म या फिर गवर्नमेंट टाइप ऑफ इकोनॉमी, कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। जब मिक्स की बात करते हैं तो इसमें प्राइवेट सेक्टर भी, पब्लिक सेक्टर भी, दोनों बराबर पार्टिसिपेशन करते हैं। आप समझ गए आप। इसके बाद अगर आपसे और चीज़ें की जाए तो मिक्स में क्या होता है, प्रोडक्शन, प्राइवेट प्रॉपर्टी, अलाउ द लेवल की बात। अगर जो सर्कल होता है इकोनॉमिक में, कि मतलब जो प्रोडक्शन करते हैं और जो कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर में आप बात कर सकते हो हाउस होल्ड, ये डिमांड में होते हैं। और जो बिजनेस फर्म होते हैं ये प्रोडक्शन करते हैं ना, प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, ये सप्लाई को करते हैं, ये सप्लाई को मेंटेन करते हैं। अब कैसा इनका रिलेशन होता है, देखिए जो हाउस होल्ड है वो फर्म को क्या प्रोवाइड करवाते हैं या फिर क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। हाउस होल्ड या बिजनेस जो है, एक कैपिटल, लेबर, लैंड, एंटरप्रेन्योरशिप जो कि हाउस से प्रोवाइड करते हैं, और बदले में बिजनेस फर्म क्या देते हैं, तो वेज देंगे, प्रॉफिट देंगे, रेंट देंगे, इंटरेस्ट देंगे। दूसरी तरफ अगर फिर बात करें कि जो गुड्स एंड सर्विस सर्कुलर इकोनॉमिक फ्लो इन द इकोनॉमिक में, ये गुड्स एंड सर्विस फ्लो करते हैं कहाँ से, फर्म से कंज्यूमर हाउस होल्ड की तरफ आएगी। और इसके लिए जो हाउस होल्ड है क्या देंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, खर्च देंगे, या फिर पैसा देंगे जो चीज़ सर्विस में लेंगे। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, एक कंपनी है, कंपनी है, इसको सबसे पहले क्या चाहिए, लैंड एरिया चाहिए, आप देख सकते हो। और फिर उसके बाद कैपिटल भी चाहिए इसको, फिर उसके बाद लेबर चाहिए, लेबर काम करने वाले चाहिए, फिर काम करने वाले चीज उसको लेकिन स्किल्ड भी होनी चाहिए ना, ये चीजें हो गई। और इसके बदले में जब ये मिल गया तो इन लोगों को क्या देगा, जैसे मैं लेबर है, लेबर को क्या देगा, वेज देगा, वेज देगा, लैंड को क्या देगा, प्राइस देगा, उनको कैपिटल देगा, कैपिटल देगा। फिर उसके बाद जो कैपिटल ले रहे हैं यहाँ से, कैपिटल ले रहे हैं उसको तो इंटरेस्ट लेंगे ना। जैसे मान लीजिए कि हमने अपना क्लास सेटअप किया, बनाया क्लास, हमें तो रूम पहले चाहिए, फिर आइटम चाहिए, फिर आइटम को खरीदने के लिए पैसे चाहिए, लैंड को भी देने के लिए हमें उसको जो कि किराया चाहिए, और जहाँ से पैसा लगाऊँ उसको इंटरेस्ट भी देंगे, जो यहाँ पे काम करेंगे, जो टीचर होंगे उनको भी जो कि हम पेमेंट तो करेंगे ना। यही फंक्शन आप इसमें भी समझ सकते हो आप। और इसके बदले मिलता क्या है, मैं सर्विस प्रोवाइड करवा रहा हूँ और आप उसके बदले हमें फी पे कर रहे हो। आप समझ रहे हो ना, इस चीज़ को लेकर के आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे चलेंगे, नेशनल इनकम की जो बात की जाती है, पहली बात तो नेशनल इनकम होता क्या है। नेशनल इनकम एक फाइनेंशियल में पूरा डिमांड या प्रोडक्शन सभी गुड्स और सर्विस का, समझ गए आप? पूरे फैक्ट्री का इनकम, एग्रीगेट फैक्टर इनकम, ये आप बोल सकते हैं सभी जो फाइनल गुड्स होती हैं
उनको जो कि कैलकुलेट करता है नेशनल इनकम। फाइनेंशियल ईयर होता है आपका 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। जैसे इसमें फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है, 1 अप्रैल से शुरू हो गया और जो कि 31 मार्च को लास्ट होगा फाइनेंशियल ईयर का। बात समझ गए। इसके बाद अगर बात किया जाए मेजर कैसे किया जाता है कि आपका नेशनल इनकम क्या है, कैसे मेजर किया जाता है, मतलब आप कैसे कहेंगे कि हमारा नेशनल इनकम इतना है, तो हम उसके लिए कई पैरामीटर रखे हैं। जनरली हम जीडीपी की बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ग्रॉस सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। सकल का मतलब ग्रॉस हो गया, डोमेस्टिक घरेलू, प्रोडक्शन उत्पाद हो गया, इसको यहाँ पे देख सकते हो आप जीडीपी, ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इसको सकल घरेलू उत्पाद के रूप में जानते हैं। हिंदी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, लेकिन डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन इसको। लेकिन जो जीडीपी है, जीडीपी के भी कई सब पार्ट होते हैं। जैसे नेशनल इनकम हो गया यहाँ पे, फिर इसके नीचे आ जाइए, फिर जीडीपी हो गई, जीडीपी के नीचे आ जाइए, कई सब पार्ट होते हैं, ठीक है, कई सब पार्ट होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मेजर इन टर्म ऑफ द जीडीपी, इस वेरिएंट क्या है। पहला आप देखेंगे सब पार्ट में एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उसके बाद दूसरा देखेंगे आप जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, उसके बाद एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्शन की बात करेंगे आप, और उसके बाद जहां जीडीपी की बात की थी, मेजर किया जाता है एग्रीगेट संपूर्ण गुड्स और सर्विस की बात किए थे एक फाइनेंशियल ईयर में डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत। इसके डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत, डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है। सपोज करिए आप इंडिया का मैप बना लेते हैं हम, थोड़ा सा बहुत आसानी से बन जाता है। इंडिया का मैप बना, इसकी टेरिटरी, टेरिटरी क्या हो सकती है आपका, यहाँ भी अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, यहाँ पे आपका कोई ऐसा मिलिट्री बेस हो जो प्रशांत महासागर में हो, अटलांटिक ओशन में, आर्कटिक ओशन पे, हिमाद्री गायत्री सब बना रखे हैं ना हम, वहां पे भी हमारा जो है कि लैंड एरिया टेरिटरी है, बात है। तो इस सारी चीज़ों को हम मिला करके करते हैं। ये एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी है, ये हमारा जीडीपी का जो है कि स्मॉल पार्ट है, बात समझिए आप, ठीक है। हालांकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन आप उतना दिल और दिमाग पे मत ले, बस लाइट वेट में समझे चलिए। एक नेशनल इनकम हो गया, यहाँ पेज ऐड कर लेते हैं ना, तो और बेटर से समझा सकते हैं हम आपको। सपोज करिए एक सेकंड, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करूंगा, अच्छा लगेगा ना, नहीं ठीक है, रेडी रहेगा। हम नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, राष्ट्रीय आय, ठीक है, इसको हम कहते हैं हिंदी में, अरे इंग्लिश में नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम जीडीपी की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम। इनकम के बाद देखिए जीडीपी के कई सब पार्ट होते हैं, सब पार्ट होते हैं, जिसको आप एनएनपी बोल सकते हो, जीएनपी बोल सकते हो, जीएनपी बोल सकते हो, जिसे डिफरेंट डिफरेंट नाम आप दे सकते हो। लेकिन जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो हमारा दिमाग चकरा जाता है, जीडीपी क्या कैलकुलेशन है, कैसे डाटा, ऐसा कुछ नहीं है। बस दिमाग में रखिए आप कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है या नेशनल टेरिटरी क्या होती है। आप अपना इंडिया की भौगोलिक सीमा डिफाइन कर लीजिए कहाँ तक है, जम्मू कश्मीर है, कन्याकुमारी है, सिलचर पोरबंदर, फिर उसके बाद आ जाइए अंडमान निकोबार, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, फिर उसके बाद आप लक्षद्वीप आ जाइए। फिर सोचिए कि कोई हमारा मिलिट्री ग्रुप हो जो वहाँ पे बेस बना करके रहता हो प्रशांत महासागर वगैरह में, आप समझ रहे हो। तो या फिर हमारा कोई छोटा आइलैंड हो जिन्हें हमने खरीद रखा हो भारत सरकार ने, तो जो भी है हमारे नाम से, उन सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं पीछे आता हूँ। यहाँ पे हमने बात किया इस चीज़ को लेकर क्या क्या चीज़ें हैं। अगर हम सबकी बात करें, इधर एस्टिमेट किया जाए नेशनल इनकम, फैक्टर इनकम और मार्केट प्राइस पे हम इंडिकेट करते हैं। फैक्टर इनकम क्या है, फैक्टर इनकम ये है
कि किसी गुड्स को उत्पादन करने में जो मटेरियल लगा, जो पैसा लगा, टैक्स नहीं इंक्लूड है। सपोज करिए मैंने एक ग्रुप बनाया, एक सेकंड थोड़ा सा गलत गलत हो गया, ठीक है। सपोज करिए मैंने एक ग्रुप बनाया अपना, और कंपनी में मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, और उसके लिए मान लिया रॉ मटेरियल चाहिए। किसी चीज़ को बनाने के लिए तो कच्चा माल चाहिए ना हमें। जो कच्चा माल होगा उसको हम यूज करके एक जो कि फाइनल गुड्स बनाएंगे, गुड्स या सर्विस बनाएंगे। इसके बाद ही तो टैक्स लगेगा ना। टैक्स लगने से पहले जो हमारा है हम उसको कहेंगे। आप यह हालांकि इसमें कर दिया परफॉर्मेंस इंडिकेटर, एक सेकेंड थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो हमें और आसानी से मिल जाएगा। डिस्कस करें एग्रीगेट करके ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम या फैक्टर इनकम या कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं। लेकिन जब हम इस गुड्स को ले आके मार्केट में बेचेंगे, जब हम जीएसटी देंगे, ये पैनल बन गया, ठीक है, फाइनल हो गया, चीजें हो गई, और इसको मैन्युफैक्चर करने में 100 रुपये लग गए, तो ये क्या हो गया, फैक्टर आपका कॉस्ट है। फैक्टर मतलब जो लागत लग रही है। लेकिन जब हम इसको मार्केट में ला करके बेच रहे हैं 25% जीएसटी लगा के, तो ये आपका बोल सकते हो मार्केट प्राइस पे बात कर रहे हैं। इससे बात करें मार्केट प्राइस पे, जब हम टैक्स लगा देते हैं वैल्यू तो प्राइस तो अलग अलग हो जाएगी ना। मान लीजिए 100 रुपये में ये पैनल कंप्लीट हो गया, और मान लीजिए 25% इस पे जो कि जीएसटी लग जाए, इसका दाम कितना हो गया, 125 हो गया। और ये जो 100 रुपया है, इसमें 125 में जो 100 रुपया है, इसमें क्या क्या लगा है, लैंड का रेंट लगा है, कैपिटल का इंटरेस्ट दिए हैं जो पैसा लगा के हम खरीदे थे, इसके बाद हम जो लेबर लगाए थे इसको बनाने के लिए उसका जो है कि हम खर्चा दें। देखिए टैक्स नहीं दी, जब टैक्स दे देंगे तब चीजें क्या होगी, वो मार्केट प्राइस पे हम करते हैं, मार्केट में तो करें, और उसको जीएसटी करके फाइनल गुड्स कंज्यूमर ले आके यूज करते हैं। लेकिन फाइनल गुड्स का एग्जैक्ट आप मीनिंग नहीं बता सकते कि नहीं, बस इतना इमेजिन करिए कि फाइनल गुड्स वही गुड्स है जो आगे फिर ट्रांसफर किसी के लिए ना की जाते हो। आप समझ रहे हो आप? ये हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो जीडीपी ग्रोथ रेट को, जीडीपी जो कि पर कैपिटा इंडिकेटर के बेस पे हम करते हैं। अब हिस्ट्री लेंगे हम किस चीज की, कि अभी तक जो हम जीडीपी वगैरह के नेशनल इनकम की बात करते हैं, कैलकुलेट जो किया गया पहली बार, देखिए अगर कैलकुलेट किया था ब्रिटिश पीरियड में, तो ये दादा भाई नौरोजी सर थे, ये विलियम डिगी थे, वीके राव थे, ठीक है। फिर उसके बाद सीआर दास भी थे, जो ये कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट किए थे ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। दूसरी बात, पहली बार अटेम्प्ट जो किया गया था नौरोजी ने किया था 1868 में। एनुअल पर कैपिटा इनकम इन्होंने किया था 20 रुपये, एनुअल की बात कर रहा हूँ। दूसरा जो साइंटिफिक, पहला साइंटिफिक जो डाटा किया गया वो वी के राव बोल सकते हो, 1931-32 में किया। इन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को 2 पार्ट में डिवाइड किया। कहा उनके नेचर के बेस पे कहा कि एक प्राइमरी सेक्टर है और टेरेस्ट्रियल जो कि एक सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में इन्होंने रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाले चीजों को लिया, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिशिंग, हंटिंग, ये रॉ मटेरियल में आप बोल सकते हो। लेकिन दूसरा जो बताया इन्होंने, आप सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक सर्विस, द बिजनेस, इसमें मतलब आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्री को डाल दिया। देखिए इन्होंने कम्यूट किया था पर कैपिटा इनकम 62, लेकिन 62 भी गलत नहीं है, जो कि हम 1931 में किया था। और नौरोजी जब किए थे 20 रुपये का, तो वो 1868 में किए थे। समझ सकते हो कितने साल पीछे गए थे, 30 साल उधर, 30 साल इधर, 60-70 साल पीछे की बात कर रहे हैं। इसी के साथ नेक्स्ट पे चलेंगे। कह रहे हैं कि पहला जो ऑफिशियल
पहला ऑफिशियल जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए किया गया वो पीसी महालनोबिस सर थे। इनके अंतर्गत जो है कि किया गया, नेशनल इनकम कमेटी अपॉइंट की गई भाई भारत सरकार के द्वारा। और भी जो लोग कुछ मेंबर थे, डी आर गाडगिल थे और राव सर भी थे जो 1931 में पहली बार जो है कि साइंटिफिक तरीके से बोल सकते हो जिन्होंने किया था। इसके बाद लेटर बहुत सी चीजें आई, एनएसओ एनएसएसओ सारी चीजें करके उन्होंने अपने डाटा को यहाँ पे इंक्लूड किया। लेकिन प्रेजेंट टाइम में नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन एनएसओ स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन ये 3 सेक्टर में डिवाइड किया है इंडिया की इकोनॉमिक को। 3 सेक्टर हम हमेशा बात कर रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर हमारा बहुत अच्छा है, जीडीपी में कम कंट्रीब्यूशन, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में बहुत अच्छा करता है। टेरेस्ट्री सेक्टर बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि जीडीपी में अच्छा कंट्रीब्यूशन करता है, लेकिन बुरा है, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं देता है। ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर का तो पूछो ही मत, वो अंडर डेवलप्ड है। जो मैन्युफैक्चरिंग करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो इंडिया में हुई ही नहीं। तो 3 सेक्टर में इन्होंने डिवाइड किया, पहला प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है। इसके बाद जो प्राइमरी में जो जो चीजें आती हैं इनकी अगर बात करें आप, क्या क्या आते हैं प्राइमरी सेक्टर में? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या? माइनिंग, क्वार्टरली, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, कंस्ट्रक्शन। और टर्शियरी सर्विस सेक्टर में जो आता है होटल, ट्रांसपोर्टेशन, जो सर्विस देते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशनल लोग होते हैं, जो चीज़ें आती हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो तीनों सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे देखिए ये दिया गया है, मैं यहाँ पे रेड कलर से सर्कल कर रहा हूँ। ठीक है, तीनों लाइन, तीनों को यहाँ पे आप देखिए, तीनों ये 2020-21 का, 2019-20 और जब देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के है। इसमें जो बात कह रहे हैं ये कुछ इस तरह से बात किया जा रहा है। कह रहे जब देश आज़ाद हुआ 1950 में, जो प्राइमरी सेक्टर था एग्रीकल्चर, वो जो कि अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करता था जीडीपी में, कितना? 55%। और अब कितना करता है? केवल 20% के लगभग करता है। और जो टेरेस्ट्री सेक्टर उस समय 30% करता था, और आज जो बोल सकते हो आप मोर देन 50% करता है। ये आप देख सकते हैं। उसके इम्पोर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो नेशनल इनकम के अंतर्गत आता है, जैसे उनके मार्केट प्राइस क्या होती है, कंज्यूमर प्राइस, क्या सारी चीज़ें होती है, डोमेस्टिक रेफर था। अब यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी जो क्या रेफर करता है? ये रेफर करता है आपका जियो पोलिटिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन बाई इंडियन गवर्नमेंट विद इन पर्सन, या पर्सन के गुड्स है, कैपिटल है, जो इंक्लूड करते हैं। और फॉरेन एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी। जैसे मान लीजिए अमेरिका का दूतावास इंडिया में, तो इंडिया का टेरिटरी वो नहीं है। ये भी कैलकुलेट करिए, इंडिया की अगर दूतावास अमेरिका में है तो वो इंडिया का टेरिटरी है, ना कि अमेरिका की। जिस तरह अमेरिका की एम्बेसी, जो दूतावास जो कि भारत में भारत के टेरिटरी के अंतर्गत नहीं आता है, वैसे इंडिया का दूतावास अमेरिका की टेरिटरी में नहीं आता, वो इंडिया का टेरिटरी में आता है। इसके बाद और भी जो कंसिस्ट करता है, जैसे मिलिट्री बेस हो गई, कंसल्टेशन, जो भी चीजें हैं। मार्केट प्राइस की बात करते हैं। मार्केट प्राइस जो होती है नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब जब कंज्यूमर खरीदा, उसको यूज किया और पेमेंट किया, पेमेंट में उसने टैक्स भी पे किया। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई आम आदमी कर रहा है, अरे कोई और कोई कर रहा है, जो खरीद रहा है वही जो कि पे कर रहा है। ठीक है, मैं ये बोर्ड लिया हूँ, स्मार्ट बोर्ड, तो स्मार्ट बोर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैंने जीएसटी पे किया है उसको, सेलर को। अगर आप इस पे करते हैं तो ये मार्केट प्राइस। अगर आप जाके कोई गुड्स खरीदते हैं तो के बाद फैक्टर कॉस्ट, जो उत्पादन करने में पैसा लगा उसको आप फैक्टर कॉस्ट बोल सकते हो, टैक्स नहीं इंक्लूड है। ठीक है, बात समझिए। अब यहाँ पे फैक्टर का मतलब क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट है, जीएसटी तो इनडायरेक्ट ही है ना, है? जो जीएसटी इनडायरेक्ट है उसको हटा देंगे, तब आपको जो है कि ये मार्केट फैक्टर में फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है? कंजम्पशन। डेप्रिसिएशन जो होता है, जो आप
यूज किए, जैसे मान लिया मैंने ये पैनल को यूज किया कुछ साल तक, तो इसमें जो यूज करके मैंने ये पैसे कमाए या फिर जो यूज हुआ एक साल तक, उसको डेप्रिसिएशन करते हैं। कहते हैं कि ये पैनल की लाइफ 5 साल है, हमने एक साल यूज किया, तो एक साल डेप्रिसिएशन में चला गया और 4 साल बचा इसकी और। ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड, अब्रॉड का मतलब जो हमारे दूतावास या फिर जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो इनकम भेज रहे हैं, उसको लेकर के बात करते हैं। ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट हालांकि नहीं इंक्लूड किया जाता है, लेकिन टैक्सेबल होता है, उस पर टैक्स तो लगता है। ट्रांसफर इनकम की बात है, जैसे कोई गिफ्ट दे दे, जैसे सचिन तेंदुलकर को शायद किसी ने गिफ्ट दिया था बहुत महंगी कार, हालांकि वो खरीदे नहीं थे, लेकिन उस पर टैक्स लगा था। मान लीजिए 100 करोड़ की थी, ठीक है, और उस पर 25% मान लीजिए कि टैक्स लगा था, तो उनको 25% इसका देना पड़ा था 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़ की, तो 100 करोड़ में 25 करोड़ मान लीजिए था, 25 करोड़ इनको टैक्स देना पड़ा, टैक्स इनकम, लेकिन नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें हुज आर द टर्म एज ए नॉर्मल रेसिडेंट, अब आपके दिमाग में आएगा नॉर्मल रेसिडेंस का भी बात होता है, तो लेकिन नॉर्मल रेसिडेंस होते क्या हैं, कौन होता है? जो जनरली इंडिया में लोग रहते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए रहते हैं। और इसके बाद और भी यहाँ पे कुछ बात की गई, पर्सनल और रिसाइडिंग 1 ईयर इन इंडिया, 1 ईयर या 1 साल से ज़्यादा लोग अगर इंडिया में रहते हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है। अगर वह 1 साल से ज़्यादा बाहर रह रहे हैं तो उनको रेसिडेंस के रूप में नहीं इंक्लूड किया जाएगा, फिर इकोनॉमिक इंटरेस्ट के रूप में कम किया जाएगा। इसके बाद रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी की बात की जाती है। ठीक है, क्या की जाती है? रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी की बात की जाएगी। एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाइएगा, और मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। सेकेंड, ओके, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ फिर से, थोड़ा सा चीज़ों को करनी थी मुझे। यहाँ पे यहाँ तक हमने कर लिया। ठीक, रियल वर्सेस नॉमिनल पे बात है। अब इसी पे देखिए जो आर्टिकल आया हुआ था हम डिस्कस कर रहे थे, और इसी पे जो कि पंगा फंस गया, वास्तव में रियल सही होता है या नॉमिनल होता है? तभी कहते हैं यार देखो ये रियल आदमी ना, रियल आदमी नहीं, आप नॉमिनल को रियल भी बोल सकते हो। रियल का मतलब वो होता है कि जब हम इन्फ्लेशन, महंगाई को भी इंक्लूड करते हैं और प्राइस को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन नॉमिनल की जब हम बात करते हैं नॉर्मल मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट कर लेते हैं, पिछले साल की तुलना में कि कितना था और इस साल पे, उसमें जो है कि हम ये चीज़ नहीं यूज करते हैं। लेकिन जब हम रियल जीडीपी की बात करते हैं तो उसमें हम एक कांस्टेंट प्राइस यूज करते हैं, जिसको बेस ईयर के रूप में बोल सकते हो, और ये एक्सपेंडिचर अप्रोच के रूप में, मतलब जो रियल जीडीपी या रियल वैल्यू होती है, रियल जीडीपी या रियल नेशनल इनकम, वही जो कि पिक्चर आपकी क्लियर एक्सप्रेस करती है कि आपकी इकोनॉमिक क्या है। लेकिन जो मैंने कहा ना आर्टिकल आया हुआ है, इसमें जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कर रहे हैं, वो जो उनका आर्गूमेंट है वो नॉमिनल जीडीपी पे है, वो कुछ चीज़ों को हाइड करके रख ले रहे हैं। बात समझ गया? इसके बाद अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे। यहाँ पे बेस ईयर के बारे में बात की। बेस ईयर क्या? बेस ईयर इस समय 2011-12, इससे पहले 2005-6 था। ठीक है, लेकिन हम 2017-18 में जो कि बेस ईयर चेंज करके 2010-11 हमने बता दिया। बेस ईयर क्या होता है? ऐसा एक साल जिस साल प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना देखा गया हो और एक ऑन एन एवरेज प्राइस रही हो, इस चीज़ को लेकर के हम कहते हैं बेस ईयर होता है, और उसी पे हम करते रहते हैं। प्रोसीजर ये भी कि हर 5 साल पे जो है कि इसको बदलना चाहिए। ठीक है, लेकिन जनरली नहीं बदला जाता क्योंकि 2005-6 में थी, फिर 2017-18 में, 16-17 में फिर बदल के 11 किया गया, तो बदल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बदला गया, भाई 11-12 ही है। और ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में अभी बदले ना, क्यों? क्योंकि अगर अब 20-21 लेते हैं तो उस समय कोविड की वजह से प्राइस में बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिला था, और इस समय भी देखने को मिला कि इन्फ्लेशन बहुत हाई चल रही है। हर सेंट्रल बैंक जो कि अपने इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर को बहुत हाई कर लीजिए, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। कहा जा रहा है कि मार्केट में जो कि सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस है, और जो है कि लोगों के पास लिक्विडिटी है, डिमांड बहुत ज़्यादा चल रही है, इस चीज़ को लेकर के कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम आगे एक पोटेंशियल जीडीपी की बात करें। पोटेंशियल जीडीपी का मतलब है कि जो, जैसे मान लीजिए कि हमारा, जैसे हम हैं, हमें लगता है कि हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल, हम 15 घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन हम 15 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं, हम 5 ही मिनट पढ़ रहे हैं, 5 घंटे पढ़ रहे हैं, तो लगता है जो हमारी रियल पोटेंशियल हम वो यूज नहीं कर रहे हैं।
तो हमें यूज करना है। तो वैसे जीडीपी का जो रियल होता है, पोटेंशियल होता है, उसको यूज करना चाहिए। नहीं, हमारी इकोनॉमी 25% के हिसाब से बढ़ सकती है, लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ कुछ चीज़ें हैं, ज़्यादा सो रहे हैं, ज़्यादा खाना खा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा घूम रहे हैं, बकैती ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये सारी वजह से हम अच्छा अपना परफॉर्मेंस 15 घंटे नहीं देते हैं, ज़्यादा टाइम अदर सेक्टर में वेस्ट वेस्ट करते हैं। वही चीज आपका नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय या जीडीपी में भी होता है कि आप स्किल्ड नहीं है, आपकी पॉपुलेशन, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आधारभूत संरचना नहीं है, वजह से क्योंकि नहीं पोटेंशियल कर पा रहा। तो ये चीज है। इसके बाद हम चलेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन के बारे में है, फिर उसके बाद नेट नेशनल इनकम है, एनएनपी है, ये जो सारी चीजें हैं। अगर हम इसको अभी तो नहीं इसको कैलकुलेट डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जब हम कुछ चीज़ें और कवर कर लेंगे। कौन सा कवर कर लेंगे? एक सेकंड मैं बताता हूँ यहाँ पे। जब हम जीडीपी का ये वाला मेथड कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। आई बस में तो ये पार्ट 2 में हमारा लेक्चर रहेगा। तो इस लेक्चर में फिर इतना ही रहेगा, और पार्ट 2 का इंतजार करिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। डिस्कशन।